शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काव्या राठौर के ऑफिस की बड़ी सी मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और चिंता की लकीरें थीं। वह सिर्फ 30 साल की थी, लेकिन उसके कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी थी। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और ईमानदारी के लिए वह मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक ही तरह की शिकायतें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थीं। शिकायतें शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से जुड़ी थीं। एक गुमनाम खत, किसी की फोन पर रोती हुई आवाज, किसी की दबी छिपी अर्जी, सबका सार एक ही था। मैडम, सरकारी अस्पताल में गरीबों को दवा नहीं मिलती। काउंटर पर बैठे लोग पैसे मांगते हैं, कहते हैं ऊपर तक हिस्सा देना पड़ता है। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि ऊपर तक का इशारा पुलिस की तरफ था। कुछ शिकायतों में दबी जुबान में कहा गया था कि नजदीकी थाने के पुलिस वाले इस पूरे खेल में शामिल हैं। वे दवा काउंटर वालों से हफ्ता वसूलते हैं और बदले में उन्हें खुली छूट देते हैं। काव्या ने अपने भरोसेमंद हेड कांस्टेबल शर्मा जी को बुलाया। शर्मा जी 50 के पार थे और उनके सफेद होते बालों में सालों का तजुर्बा छिपा था। शर्मा जी, यह देखिए। काव्या ने कुछ चिट्ठियों की तरफ इशारा किया। अस्पताल वाली शिकायतों का ढेर लगता जा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा है और हमारे ही लोग इसमें शामिल हैं। शर्मा जी ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, बात तो सच है। विनोद पाल जब से उस थाने का इंचार्ज बना है, ऐसी बातें हवा में तैर रही हैं। वह आदमी थोड़ा अहंकारी और लालची है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैडम, जो भी गरीब आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। काव्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अगर वह वर्दी में रेड मारने जाएगी तो सारे चूहे अपने बिल में घुस जाएंगे। विनोद पाल और अस्पताल के कर्मचारी पल भर में शरीफ बन जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं शर्मा जी, इस बार सबूत ढूंढने का तरीका अलग होगा। आज रात मैं खुद अस्पताल जाऊंगी, लेकिन एसपी काव्या राठौर बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर। शर्मा जी चौंक गए। मैडम, यह बहुत रिस्की है। आपकी सुरक्षा, काव्या ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जिस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, अगर वहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं तो ऐसी जिम्मेदारी का क्या फायदा। आप बस इतना कीजिए कि किसी को इस प्लान के बारे में पता ना चले। मैं चाहती हूं कि आज रात यह लोग अपनी पूरी असलियत दिखाएं। शाम ढल रही थी और काव्या के मन में एक तूफान चल रहा था। उसे गरीबों का दर्द महसूस हो रहा था। उन बच्चों की तकलीफ दिख रही थी जिन्हें दवा के अभाव में रोना पड़ रहा था। उसे अपने ही विभाग के कुछ लोगों पर शर्म आ रही थी, जो वर्दी को अपनी काली कमाई का जरिया बनाए हुए थे। आज वह इस गंदगी को साफ करने का मन बना चुकी थी, चाहे इसके लिए उसे खुद कीचड़ में क्यों ना उतरना पड़े। रात के 8:30 थे। काव्या अपने सरकारी बंगले के बेडरूम में खड़ी थी। उसने अपनी कड़क वर्दी उतारी, जिस पर लगे सितारे उसकी ताकत और रुतबे की निशानी थे। उसे उतारकर उसने हैंगर पर टांग दिया। आज उसे इन सितारों की चमक नहीं, सादगी का अंधेरा चाहिए था। उसने अलमारी से एक बहुत ही साधारण सा कॉटन का सलवार सूट निकाला। हल्के नीले रंग का सूट जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। यह सूट उसने शायद कभी पहना भी नहीं था। उसे पहनकर जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसे खुद पर ही यकीन नहीं हुआ। एसपी काव्या राठौर की जगह एक आम, थोड़ी डरी सहमी सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसके चेहरे की सख्ती गायब थी। उसकी जगह एक चिंता ने ले ली थी। उसने अपने बाल खोलकर साधारण सी छोटी बना ली और एक पुराना सा दुपट्टा उठाकर सिर पर डाल लिया, जिससे उसका आधा चेहरा ढक गया। उसने अपना महंगा पर्स नहीं उठाया, बल्कि एक कपड़े का झोला लिया। सबसे आखिर में उसने अपना एएसपी का आईडी कार्ड उठाया। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं था, यह उसका हथियार था। उसका ब्रह्मास्त्र था, जिसे वह आज आखिरी मौके पर इस्तेमाल करने वाली थी। उसने कार्ड को अपने झोले की सबसे निचली खुफिया जेब में छिपा लिया। उसने अपनी सरकारी गाड़ी नहीं ली। बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर वह कुछ दूर पैदल चली और फिर एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, भैया, सरकारी अस्पताल चलना। ऑटो वाले ने उसे एक नजर देखा और मीटर चालू कर दिया। रास्ते भर शहर की रोशनियां दौड़ती रहीं, लेकिन काव्या का मन अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वर्दी में उसे कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज इस साधारण से लिबास में उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि एक आम इंसान, खासकर एक आम औरत, इस शहर की सड़कों पर रात में कितना असुरक्षित महसूस करती है। यह एहसास उसके अंदर के पुलिस अफसर को और मजबूत बना रहा था।
यहीं रोक दो भैया। अस्पताल के गेट पर उतरकर उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और अंदर चली गई। अस्पताल के अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ थी। कोई स्ट्रेचर पर लेटकर आ रहा था, कोई किसी अपने के लिए रो रहा था। यह इंसानी तकलीफों का एक समंदर था और काव्या को महसूस हुआ कि इसी समंदर में कुछ मगरमच्छ गरीबों का शिकार करने के लिए बैठे हैं। वह धीरे धीरे ओपीडी की तरफ बढ़ी, जहां दवा बांटने का काउंटर था। उसकी नजरें उस शख्स को ढूंढ रही थीं जो आज उसके जाल में फंसने वाला था। दवा काउंटर के सामने ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जो भी थे उनके चेहरों पर परेशानी और गुस्सा साफ दिख रहा था। काउंटर के शीशे के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था जिसका नाम रमेश था। वह बड़ी बेपरवाही से लोगों की पर्चियां देख रहा था और उन्हें टाल रहा था। तभी काव्या की नजर एक औरत पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़ों में थी। उसकी गोद में करीब 4-5 साल का एक बच्चा था जो बुरी तरह रो रहा था। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। वह औरत, जिसका नाम सुनीता था, लगभग गिड़गिड़ाते हुए रमेश से कह रही थी, साहब दवा दे दीजिए, डॉक्टर साहब ने लिखा है, बच्चा सुबह से बहुत रो रहा है। रमेश ने पर्ची को बिना देखे ही किनारे फेंक दिया और बड़ी नफरत से बोला, ऐसे नहीं मिलती दवा, पहले 500 रुपये निकालो। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं एक गरीब औरत हूं, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगी? यह तो सरकारी अस्पताल है, यहां दवा मुफ्त मिलती है। यह सुनकर रमेश जोर से हंसा। मुफ्त मुफ्त में तो आजकल हवा भी नहीं मिलती, तू दवा मांग रही है। देख, मुझे भी आगे इंस्पेक्टर साहब को हिस्सा देना पड़ता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता यहां। पैसे हैं तो दवा ले, नहीं तो चलती बन, यहां से ड्रामा मत कर। बच्चे का रोना और तेज हो गया था। सुनीता की उम्मीद टूट चुकी थी। वह चुपचाप एक कोने में जाकर सिसकने लगी। यह सब देखकर काव्या का खून खौल उठा। उसने अपने गुस्से पर काबू किया और एक आम नागरिक की तरह आगे बढ़ी। वह काउंटर के पास जाकर बोली, भैया, यह क्या तरीका है? यह सरकारी दवा है जो जनता के टैक्स के पैसों से आती है। आप एक गरीब औरत से पैसे क्यों मांग रहे हैं? रमेश ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण सी सलवार सूट वाली औरत को कानून की बात करते देख उसे और गुस्सा आ गया। ए मैडम, ज्यादा नेता मत बन। वह अकड़ कर बोला, लगता है शहर में नहीं आए हो। यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है। और मैंने कहा ना, पैसा अकेले मेरी जेब में नहीं जाता, इंस्पेक्टर विनोद पाल साहब तक पहुंचाना पड़ता है। अगर मुफ्त में दवा बांटने लगा तो उनकी कमाई कैसे होगी? और अगर वह नाराज हो गए तो मेरी नौकरी कौन बचाएगा? चल हट, यहां से अपना काम कर। काव्या को जो सबूत चाहिए था वह मिल चुका था। रमेश ने खुद इंस्पेक्टर विनोद पाल का नाम ले लिया था। अब काव्या को यकीन हो गया कि जड़ें कितनी गहरी हैं। उसने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, लेकिन यह तो अपराध है। आप दोनों मिलकर गरीबों को लूट रहे हैं। अपराध? रमेश फिर से हंसा। मैडम, जिस इलाके का थानेदार खुद इस खेल का खिलाड़ी हो, वहां अपराध और न्याय का फैसला वही करता है। ज्यादा होशियारी दिखाएगी तो यही थानेदार तुझे अंदर करवा देगा। अब जा, यहां से मेरा दिमाग खराब मत कर। काव्या चुपचाप वहां से हट गई। उसने सुनीता की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। काव्या उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को दवा मिलेगी, मैं अभी आती हूं। यह कहकर काव्या अस्पताल से बाहर निकल गई। अब उसकी मंजिल नजदीकी पुलिस थाना थी, जहां इंस्पेक्टर विनोद पाल उसका इंतजार कर रहा था। वह यह नहीं जानता था कि आज रात उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आने वाला है। थाना अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। काव्या पैदल ही वहां पहुंच गई। रात के करीब 10 बज चुके थे। थाने के बाहर एक सिपाही ऊंघ रहा था। अंदर का माहौल और भी सुस्त था। एक पुरानी सी टेबल पर इंस्पेक्टर विनोद पाल बैठा था, पैरों को मेज पर फैलाए हुए, और मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। उसके चेहरे पर सत्ता का नशा और घमंड साफ झलक रहा था। काव्या एक आम फरियादी की तरह अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर विनोद ने बिना नजर उठाए ही रुखाई से पूछा, क्या काम है? काव्या ने शांत और सदी हुई आवाज में कहा, साहब, मैं सरकारी अस्पताल से आ रही हूं। वहां दवा काउंटर पर गरीबों से दवा के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। एक औरत अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही थी, लेकिन काउंटर वाले ने 500 रुपये मांगे। जब मैंने विरोध किया तो उसने आपका नाम लिया, कहा कि आपको भी हिस्सा देना पड़ता है। आप कृपया इस पर कार्रवाई कीजिए। यह सुनकर विनोद ने मोबाइल से नजर हटाई। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे काव्या ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने काव्या को घूरते हुए देखा, उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए।
तो तू है वह ज्यादा होशियार औरत। जा भाग यहां से। बहुत देखी है तेरे जैसी समाज सेविकाएं। समझती क्या है खुद को। यह थाना और वह अस्पताल दोनों मेरे इलाके में आते हैं। यहां पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तुझे क्या तकलीफ है? विनोद का यह कबूलनामा सुनकर काव्या को झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्मी से अपनी गलती मानेगा। काव्या ने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, साहब आप एक पुलिस अफसर हैं। आपका काम कानून की रक्षा करना है, उसे तोड़ना नहीं। यह एक संगीन अपराध है। आपको उस काउंटर वाले पर और इस पूरे रैकेट पर कार्रवाई करनी चाहिए। कानून विनोद अब भड़क गया था। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तू मुझे कानून सिखाएगी? औरत अपनी औकात में रह। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह अपनी टेबल के चारों ओर घूमकर काव्या के सामने आ खड़ा हुआ। थाने में मौजूद 2-3 सिपाही यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपने अफसर को रोके। वे जानते थे कि विनोद का गुस्सा कितना खतरनाक है। विनोद चिल्लाया, ज्यादा कानून की पूंछ मत बन। अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। और इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, विनोद ने अपना भारी हाथ उठाया और पूरे थाने के सामने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज उस शांत थाने में गूंज गई। यह थप्पड़ सिर्फ काव्या के गाल पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर, उसकी वर्दी पर और उस कानून पर पड़ा था जिसकी वह कसम खाकर इस सेवा में आई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग की चिंगारियां थीं। विनोद को शायद अपनी ताकत का प्रदर्शन करके मजा आया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? बहुत बोलती है ये औरत, डालो इसे हवालात में। रात भर अंदर रहेगी तो सारी होशियारी निकल जाएगी। सिपाहियों ने डरते डरते एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यह गलत लग रहा था, लेकिन साहब के आदेश के आगे वे मजबूर थे। 2 सिपाही आगे बढ़े और काव्या को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे। काव्या ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप उनके साथ चल दी। उसे हवालात में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे खड़ी काव्या ने विनोद पाल को देखा, जो अपनी कुर्सी पर वापस जाकर विजय मुस्कान के साथ बैठ गया था। वह सोच रहा था कि उसने एक मामूली औरत को उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने एक सोए हुए शेर को नहीं, बल्कि एक घायल शेरनी को चुनौती दी थी। हवालात की ठंडी सीलन भरी हवा में काव्या अकेली खड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा और साफ था। उसने एक गहरी सांस ली। यह अपमान सिर्फ उसका नहीं था, यह हर उस नागरिक का अपमान था जो न्याय की उम्मीद लेकर थाने आता है। बाहर विनोद पाल अपने सिपाहियों पर रौब जमा रहा था। देखा, ऐसे सीधा करते हैं ज्यादा बोलने वालों को। सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। काव्या ने धीरे धीरे अपना कपड़े का झोला उठाया। उसकी हरकतें बहुत शांत और सदी हुई थीं। उसने झोले की उस खुफिया जेब में हाथ डाला जहां उसने अपना ब्रह्मास्त्र रखा था। उसने अपना आईडी कार्ड बाहर निकाला। नीले रंग के उस कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और उसके नीचे साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा था, काव्या राठौर, इंडियन पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसने कार्ड को अपनी उंगलियों में पकड़ा और हवालात की सलाखों से हाथ बाहर निकालकर उसे एक सिपाही की तरफ बढ़ाया जो पास ही खड़ा था। इसे देखो। सिपाही ने झिझकते हुए कार्ड हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में खौफ का ऐसा समंदर उमड़ा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सर सर सर। वह लगभग दौड़ता हुआ विनोद पाल की मेज तक गया और कांपते हाथों से कार्ड उसके सामने रख दिया। सर ये देखिए। विनोद ने गुस्से में कार्ड उठाया। क्या है इसमें, किसी का विजिटिंग कार्ड? उसके शब्द बीच में ही अटक गए। जैसे ही उसने कार्ड पर नाम और पद पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जो चेहरा कुछ देर पहले तक गुस्से और घमंड से लाल था, वह अब डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके हाथ से कार्ड छूटकर मेज पर गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो सिपाही अब तक सिर झुकाए खड़े थे, उन्होंने फौरन काव्या की हवालात की तरफ मुड़कर पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। एक सिपाही भागा और उसने तुरंत हवालात का दरवाजा खोला। मैडम मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वह गिड़गिड़ाने लगा। काव्या धीरे धीरे हवालात से बाहर आई। उसकी चाल में अब वही पुरानी एसपी वाली दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसकी आंखें सीधे विनोद पाल पर टिकी थीं,
जो अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। काव्या चलकर उसकी मेज के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी सिवाय न्याय के। इंस्पेक्टर विनोद पाल, उसने कहा, और विनोद का पूरा शरीर कांप गया। तुमने सिर्फ मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने उस भरोसे को थप्पड़ मारा है जो इस देश का आम नागरिक इस वर्दी पर करता है। तुमने इस वर्दी को थप्पड़ मारा है जिसे पहनने के लिए हजारों नौजवान दिन रात एक कर देते हैं। तुमने गरीबों को लूटकर अपराधियों के साथ मिलकर कानून का जो मजाक बनाया है, उसकी सजा तुम्हें आज इसी वक्त मिलेगी। विनोद पाल कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और काव्या के पैरों में लौटने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे बीवी बच्चे हैं। काव्या ने नफरत से उसकी तरफ देखा। जब तुम उस गरीब औरत को उसके रोते हुए बच्चे के बारे में सुना, तब तुम्हें उसके बच्चे का ख्याल नहीं आया। जब तुमने एक अकेली औरत पर हाथ उठाया, तब तुम्हें कानून का ख्याल नहीं आया। तुम्हारे जैसे लोग इस पुलिस फोर्स के नाम पर एक धब्बा है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से नंबर डायल कर रही थीं। उसने फोन कान पर लगाया और दूसरी तरफ से आवाज आते ही आदेश दिया। एसपी काव्या, राठौर बोल रही हूं, कंट्रोल रूम। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंस्पेक्टर विनोद पाल, थाना इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, गरीबों से उगाही, ड्यूटी पर एक नागरिक के साथ मारपीट और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने का केस दर्ज करो। मैं चाहती हूं कि डीएसपी साहब खुद एक टीम लेकर 5 मिनट के अंदर इस थाने में मौजूद हों। फोन कट गया। थाने में सन्नाटा ऐसा था कि कोई सांस भी ले तो आवाज सुनाई दे। विनोद पाल अभी भी फर्श पर पड़ा रो रहा था। उसे पता था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। डीएसपी शर्मा, एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर, अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अंदर का नजारा देखा। फर्श पर रोता हुआ इंस्पेक्टर विनोद पाल और शांत खड़ी एसपी काव्या राठौर। वह तुरंत मामला समझ गए। जय हिंद मैडम, डीएसपी ने काव्या को सैल्यूट किया। डीएसपी साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। काव्या ने विनोद की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके खिलाफ जो धाराएं मैंने बताई हैं, उन सब में एफआईआर दर्ज कीजिए। मुझे 24 घंटे के अंदर इस अस्पताल घोटाले में शामिल हर एक शख्स की लिस्ट चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। जी मैडम। डीएसपी के आदेश पर 2 सिपाहियों ने विनोद पाल को उठाया। विनोद की आंखों में अब माफी नहीं, सिर्फ खौफ था। उसे हथकड़ी पहनाई गई। इसे उसी हवालात में बंद कर दो। काव्या ने आदेश दिया जहां इसने कुछ देर पहले मुझे बंद किया था। इसे भी पता चलना चाहिए कि सलाखों के पीछे कैसा महसूस होता है। विनोद को घसीटते हुए उसी हवालात में डाल दिया गया। कुछ देर पहले जो इस थाने का राजा था, अब वह एक कैदी बन चुका था। वक्त का पहिया घूम चुका था। काव्या ने थाने के बाकी स्टाफ पर एक नजर डाली। आप सब इस अपराध के मूक दर्शक बने रहे। इसकी भी जांच होगी। जो निर्दोष होगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी इस गंदगी में शामिल पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद काव्या वहां एक पल भी नहीं रुकी। वह डीएसपी को बाकी की कार्रवाई संभालने का निर्देश देकर थाने से बाहर निकल गई। लेकिन वह अपने बंगले पर नहीं गई। उसने अपनी गाड़ी सीधे सरकारी अस्पताल की तरफ मुड़वाई। रात का करीब 1 बज रहा था। अस्पताल में अब शांति थी। काव्या दवा काउंटर पर पहुंची। वहां अब एक नया कर्मचारी बैठा था जो डरा हुआ लग रहा था। काव्या ने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें सुनीता को ढूंढ रही थीं। वह वहीं एक बेंच पर अपने सोते हुए बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। काव्या उसके पास गई। उसे देखकर सुनीता डर गई। उसे लगा कि थाने की बात सुनकर शायद यह औरत भी मुसीबत में पड़ गई है। काव्या ने बहुत नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बच्चे को दवा मिलेगी। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और एक कांस्टेबल को देकर कहा, जाओ इस पर्ची की सारी दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से लेकर आओ, और यह पैसे मेरी तनख्वाह के हैं, सरकार के नहीं। कांस्टेबल दौड़कर गया और कुछ ही मिनटों में दवाएं लेकर आ गया। काव्या ने दवाएं सुनीता के हाथ में दी। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। उसने काव्या के हाथ पकड़ लिए। बहन जी, आप कौन हैं? आपने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। उस इंस्पेक्टर ने आपके साथ काव्या मुस्कुराई। बस समझ लो कि मैं भी एक मां का दर्द समझती हूं। अब तुम जल्दी से बच्चे को दबा दो, वह ठीक हो जाएगा। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ और पूछती, इससे पहले ही काव्या वहां से चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी असली पहचान उस गरीब औरत के लिए किसी बोझ का कारण बने। अगले सुबह इंस्पेक्टर विनोद पाल की गिरफ्तारी और सस्पेंशन की खबर शहर में आग की तरह फैल गई थी। अगले कुछ दिन
एसपी काव्या राठौर के लिए तारीफों और बधाइयों से भरे हुए थे। अखबारों में उसके चर्चे थे, टीवी चैनल वाले उसके इंटरव्यू के लिए समय मांग रहे थे और आम जनता उसे एक हीरो की तरह देख रही थी। सरकारी अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दवा काउंटर पर अब कोई पैसे नहीं मांगता था और गरीबों को समय पर दवा मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर की एक बड़ी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। काव्या को यह सब देखकर सुकून तो मिलता था, लेकिन उसके अनुभवी दिमाग को पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। विनोद पाल जैसे छोटे मोटे इंस्पेक्टर में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह अकेले इतना बड़ा रैकेट चलाए। उसने दवा काउंटर वाले रमेश के बयान में और विनोद पाल की शुरुआती अकड़ में एक पैटर्न देखा था। उन्हें यकीन था कि कोई बड़ा आदमी उन्हें बचा लेगा। काव्या जानती थी कि उसने अभी सिर्फ सांप की पूंछ पर पैर रखा है। असली फन वाला सांप तो अभी भी बिल में छिपा बैठा है। एक दोपहर जब वह अपने ऑफिस में फाइलों की जांच कर रही थी, तभी उसके लैंडलाइन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से डीआईजी साहब की आवाज आई। हेलो काव्या, कैसी हो? शहर में तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुन रहा हूं। कीप इट अप। थैंक यू सर, काव्या ने विनम्रता से जवाब दिया। अच्छा काव्या, एक बात, डीआईजी की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वो जो तुमने इंस्पेक्टर विनोद पाल पर एक्शन लिया है, वह ठीक है। करप्ट अफसरों पर एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान से, हमारे लोकल एमएलए अमर सिंह जी का फोन आया था। वह इस मामले में थोड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे। काव्या के कान खड़े हो गए। अमर सिंह शहर का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता। उसकी छवि एक मददगार और विकास करने वाले नेता की थी, लेकिन पर्दे के पीछे उसके किस्से भी मशहूर थे। डीआईजी ने आगे कहा, देखो मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। तुम अपना काम करो, लेकिन थोड़ा संभल कर। अमर सिंह जी से दुश्मनी मोल लेना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वह कह रहे थे कि विनोद पाल उनके दूर का कोई रिश्तेदार है और उसे फंसाया जा रहा है। सर, मेरे पास पुख्ता सबूत है। काव्या की आवाज में दृढ़ता थी। और अगर कोई किसी का रिश्तेदार है तो यह उसे अपराध करने का लाइसेंस नहीं देता। आई नो काव्या, मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा था। बी केयरफुल। फोन कट गया। काव्या ने रिसीवर रखा और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही थी। वह बड़ा आदमी जिसका जिक्र रमेश और विनोद दोनों कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि शहर का एमएलए अमर सिंह था। अस्पताल के ठेके, दवाइयों की सप्लाई, कर्मचारियों की पोस्टिंग, सब कुछ स्वास्थ्य विभाग के जरिए एमएलए के कंट्रोल में ही होता है। ये हफ्ता वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक जाता था और सबसे बड़ा हिस्सा अमर सिंह की जेब में जाता था, जिससे वह अपनी राजनीति चमकाता था। काव्या ने इंटरकॉम का बटन दबाया। शर्मा जी, डीएसपी साहब को कहिए कि विनोद पाल से पूछताछ की तैयारी करें। मैं खुद उससे बात करना चाहती हूं। इंटेरोगेशन रूम में सन्नाटा था। सफेद दीवारों वाले उस कमरे में सिर्फ एक टेबल और 3 कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर इंस्पेक्टर विनोद पाल बैठा था। उसकी अकड़ अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। उसे लग रहा था कि एमएलए साहब उसे किसी भी तरह बाहर निकलवा ही लेंगे। दरवाजा खुला और काव्या अंदर आई। उसके साथ डीएसपी शर्मा भी थे। काव्या ने कोई सवाल नहीं पूछा। वह चुपचाप विनोद के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसे घूरने लगी। उसकी खामोशी किसी भी सवाल से ज्यादा चुभने वाली थी। 5 मिनट बीत गए। विनोद की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उसने ही चुप्पी तोड़ी। मैडम, आप मुझे यहां क्यों लाई हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे फंसाया जा रहा है। काव्या हल्की सी मुस्कुराई। फंसाया जा रहा है? विनोद, जब तुम मेरे गाल पर थप्पड़ मार रहे थे तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया? जब तुम गरीबों से दवा के पैसे लूट रहे थे तब कानून याद नहीं आया? वो मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं इस घोटाले में अकेला नहीं हूं। मैं जानती हूं, काव्या ने शांति से कहा। तुम तो बस एक छोटा सा प्यादा हो। असली खिलाड़ी तो कोई और है। अमर सिंह है ना? अमर सिंह का नाम सुनते ही विनोद के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। नहीं नहीं मैडम, मैं किसी अमर सिंह को नहीं जानता। काव्या ने टेबल पर एक फाइल फेंकी। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। विनोद, पिछले 2 सालों में तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी तनख्वाह से 50 लाख रुपए ज्यादा जमा हुए हैं। यह पैसा कहां से आया? और यह देखो, हर महीने की 5 तारीख को तुम एक दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। वह अकाउंट श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन के नाम पर है, जिसके मालिक का नाम है अमर सिंह के छोटे भाई विजय सिंह। अब बताओगे या और सबूत दूं? विनोद कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एएसपी मैडम ने इतनी जल्दी इतनी जानकारी निकाल ली है। काव्या ने अपनी आवाज को और नर्म किया, जैसे वह उसकी हमदर्द हो। देखो विनोद,
मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम सोच रहे हो कि अमर सिंह तुम्हें बचाएगा, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। अमर सिंह जैसे लोग अपने फायदे के लिए तुम जैसों का इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम फंस जाते हो तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। कल को जब यह केस कोर्ट में जाएगा तो अमर सिंह का बड़ा वकील उसे बेगुनाह साबित कर देगा और सारी सजा तुम्हें होगी। 10 से 15 साल के लिए जेल जाओगे, तुम्हारी नौकरी जाएगी, पेंशन जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक भ्रष्ट बाप के नाम से जानेंगे। क्या तुम यह चाहते हो? विनोद की आंखों में आंसू आ गए। काव्या का हर शब्द उसे तीर की तरह लग रहा था। अमर सिंह तुम्हें बचाने नहीं आएगा। विनोद, काव्या ने आखिरी दांव खेला। अभी 10 मिनट पहले मेरी डीआईजी साहब से बात हुई है। एमएलए साहब ने खुद उन्हें फोन करके कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करो और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दो। वह तो मीडिया में बयान देने की भी तैयारी कर रहा है कि कैसे उसने खुद पुलिस को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। वह सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर डालकर खुद हीरो बन जाएगा। यह एक सफेद झूठ था, लेकिन इसका असर अचूक हुआ। विनोद पाल टूट गया। उसे समझ आ गया कि वह जिस नाव पर सवार था उसका खेवैया खुद ही उसे डुबाने की तैयारी कर रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैडम, मुझे बचा लीजिए, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। हाँ, यह सब अमर सिंह ही करवाता था। अस्पताल में दवा सप्लाई का ठेका उसी की कंपनी का है। दवाएं सरकार से मुफ्त आती थीं, लेकिन वह उन्हें बाजार में बेच देता था और अस्पताल में नकली और सस्ती दवाएं रखवा देता था। जो असली दवाएं बचती थीं, उन्हें बेचकर पैसा कमाने का टारगेट हमें दिया जाता था। महीने का पूरा कलेक्शन उसी के पास जाता था। उसने अगले 1 घंटे में पूरे रैकेट का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कौन कौन शामिल था, पैसा कहां कहां जाता था, सब कुछ बता दिया। काव्या को जो चाहिए था वो मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि एक मुकरे हुए प्यादे के बयान पर एक ताकतवर एमएलए को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। उसे और ठोस सबूत चाहिए थे। विनोद पाल के बयान के बाद काव्या और उसकी टीम ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने दवा काउंटर वाले रमेश को भी सरकारी गवाह बनने के लिए राजी कर लिया। अब उनके पास 2 गवाह थे, लेकिन अमर सिंह जैसे शातिर खिलाड़ी को घेरने के लिए यह काफी नहीं था। यह बात अमर सिंह तक भी पहुंच गई थी कि विनोद पाल टूट चुका है। अब उसने सीधा रास्ता अपनाने का फैसला किया। एक सुबह बिना किसी अपॉइंटमेंट के एमएलए अमर सिंह का काफिला एएसपी ऑफिस के बाहर आकर रुका। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान लिए अमर सिंह ऐसे अंदर आया जैसे वह कोई जांच में सहयोग करने आया हो। एसपी साहिबा, नमस्कार। मैंने सोचा कि शहर में इतना कुछ हो रहा है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे मिलकर जानकारी ले लूं। उसने काव्या की कुर्सी के सामने बैठते हुए कहा। उसकी बातों में शहद घुला था, लेकिन आंखों में जहर था। कहिए एमएलए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? काव्या ने भी उतनी ही औपचारिकता से जवाब दिया। सेवा तो आप हमारी कर रही हैं, शहर से गंदगी साफ कर रही हैं। यह जो विनोद पाल का मामला है, सुनकर बहुत दुख हुआ कि पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह उसकी पहली चाल थी। वह खुद को मामले से अलग दिखाना चाहता था। काव्या ने कहा, सजा तो उसे जरूर मिलेगी सर, और उसे भी जो इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड है। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टरमाइंड को तो पकड़ना ही चाहिए। वैसे मैंने सुना है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं गृह मंत्री जी से बात कर रहा था, वह भी आपकी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि आपको किसी बड़े शहर या फिर स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग मिलनी चाहिए। यहाँ छोटे शहर में आपकी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। यह उसकी दूसरी चाल थी, प्रमोशन का लालच। काव्या ने शांति से जवाब दिया, सर, मेरे लिए शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, अपराध छोटा या बड़ा होता है, और जब तक मैं यहाँ की एसपी हूं, यहाँ के हर अपराधी को सजा दिलाना मेरा कर्तव्य है। अब अमर सिंह समझ गया कि यह महिला ना तो डरेगी ना ही बिकेगी। उसने अपनी आखिरी चाल चली धमकी। देखिए एसपी साहिबा, आप अभी जवान हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि राजनीति की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जो सिस्टम से टकराता है वह अक्सर टूट जाता है। आपका ट्रांसफर कराना या आपके खिलाफ कोई झूठी जांच बैठाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा हूं, इस केस को यहीं बंद कर दीजिए। विनोद पाल को सजा दिलाइए और हीरो बन जाइए। इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका करियर और आपकी सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। ये एक सीधी धमकी थी। काव्या की आंखों में गुस्सा चमक उठा।
वह अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। एमएलए साहब, मुझे धमकी देने की गलती मत कीजिए। यह वर्दी मैंने किसी के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से पहनी है। और रही बात मेरे करियर और सुरक्षा की, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप बस यह चिंता कीजिए कि जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा तो आप कहां छिपे मिलेंगे। अमर सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एसएसपी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। वह गुस्से में उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। काव्या जानती थी कि अब उसके पास समय बहुत कम है। अमर सिंह अब सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की पूरी कोशिश करेगा। उसे इससे पहले ही अपना काम पूरा करना था। अमर सिंह से हुई मुलाकात के बाद काव्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर दिन रात एक कर दिया। उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे खातों को खंगाल डाला, जिसके जरिए पैसों का लेन देन होता था। उन्हें अस्पताल की दवा, सप्लाई के नकली बिल और टेंडर भी मिल गए, जिन पर अमर सिंह के हस्ताक्षर थे। सबूतों का पहाड़ खड़ा हो चुका था। अब बस एक ही काम बाकी था, गिरफ्तारी। काव्या जानती थी कि एक मौजूदा एमएलए को गिरफ्तार करना कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है। उस पर ऊपर से भारी दबाव आएगा। शायद उसे सस्पेंड भी कर दिया जाए। लेकिन उसने फैसला कर लिया था। उस रात काव्या ने डीएसपी शर्मा और अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ एक बुक मीटिंग की। उसने पूरा प्लान समझाया। हमें सुबह होने से पहले उसे गिरफ्तार करना है। मीडिया को खबर लगने से पहले कोई हंगामा नहीं, कोई तामझाम नहीं। सुबह के 4 बजे पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। एसपी ऑफिस से सिर्फ 3 गाड़ियां निकली। उनमें ना कोई सायरन था, ना कोई बत्ती। वे चुपचाप एमएलए अमर सिंह के आलीशान बंगले की तरफ बढ़ रही थीं। बंगले के बाहर तैनात गार्ड्स ने जब एएसपी काव्या राठौर को अपनी टीम के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। एमएलए साहब से मिलना है, काव्या ने दृढ़ आवाज में कहा। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। काव्या अपनी टीम के साथ सीधे बंगले के अंदर दाखिल हो गई। अमर सिंह अपने बेडरूम में सो रहा था। दरवाजे पर हुई दस्तक से उसकी नींद खुली। कौन है? उसने गुस्से में पूछा। पुलिस, काव्या की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। अमर सिंह ने दरवाजा खोला और सामने काव्या को अरेस्ट वार्ड के साथ खड़े देखकर सन रह गया। यह क्या मजाक है? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं एक एमएलए हूं, वह चिल्लाया। अब आप एक एमएलए से पहले एक आरोपी हैं। मिस्टर अमर सिंह, काव्या ने शांति से कहा, सरकारी अस्पताल घोटाले में आपके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत और गवाह हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। अमर सिंह का सारा नशा, सारा घमंड एक पल में उतर गया। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई फोन कॉल नहीं होगी सर। उसे हथकड़ी पहनाई गई और घर वालों के सामने ही पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, वह आज एक आम कैदी की तरह सिर झुकाए बैठा था। सुबह जब शहर की आंख खुली तो यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एसपी काव्या राठौर ने सच में यह कर दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काव्या ने पूरे मामले का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे गरीबों के हक का पैसा लूटकर यह नेता अपनी तिजोरियां भर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। सरकार पर दबाव बनाया गया। काव्या के ट्रांसफर के आदेश भी आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामला कोर्ट में पहुंच चुका था और सबूत इतने मजबूत थे कि अमर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। जिस दिन काव्या शहर छोड़कर जा रही थी, उसे विदा करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। उनमें सुनीता भी थी, जिसका बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में काव्या के लिए सम्मान थी। वे जानते थे कि उनकी हीरोइन जा रही है, लेकिन वह उन्हें एक बहुत बड़ी सीख देकर जा रही थी कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह अकेले ही पूरे सड़े हुए सिस्टम को हिला सकता है। काव्या अपनी नई पोस्टिंग पर जा रही थी, लेकिन उसे कोई दुख नहीं था। वह जानती थी कि वर्दी का रंग नहीं बदलता और ना ही उसका कर्तव्य। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।